हेलो हाय नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी एलटी उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण सेशन है और आज हम आईसीटी का जो ये फिनिश है, मतलब कि ये पूरा निचोड़ है किसका, दो सेशन का। एक हम इसमें शैक्षिक तकनीकी के बारे में चर्चा करेंगे, एक हम जनसंचार के बारे में परिचर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण आपके लिए नोट्स बनाते हुए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट है, पूरा निचोड़ है। इससे पहले भी हमने परिचर्चा की है, लेकिन ये क्या है, उन सभी का निचोड़ है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेंगे। अगर एग्जामिनर इन दो टॉपिक से क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से बाहर नहीं बनेंगे। ये आपके लिए इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उससे महत्वपूर्ण हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, चाहे शैक्षिक तकनीकी हो जाए या आईसीटी या जनसंचार हो जाए। तो जुड़ना है और वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हो और बगल पे बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो, जिससे आपको क्या समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के कहाँ, टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो जुड़ना है एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ और अपने सपनों को एक नई दिशा प्रदान करनी है। हमने और आपने साथ मिलकर चलना है। देखो, मैंने आपके लिए कल रात 2 बजे ये नोट्स बनाए क्योंकि महत्वपूर्ण था, तो इम्पोर्टेंट है, तो आपको भी हमारे मेहनत को साकार करनी है और अपने साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है। तो आइए चर्चा परिचर्चा करते हैं। हमने आईसीटी के बारे में परिचर्चा की है, उसमें हमने शैक्षिक तकनीकी पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि क्या शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है, ऑफिस महोदय ने क्या बोला था और जक्वेटा ब्लूमन ने क्या कहा था। तो क्या कहा था, ऑफिस महोदय ने क्या बोला था, ऑफिस महोदय ने बोला तकनीकी क्या है, विज्ञान का कला में प्रयोग है, ठीक है। जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, ये विज्ञान का कला में प्रयोग है तकनीकी। यहाँ तक समझ में आ गया। तकनीक का आधार ही क्या है, विज्ञान है। जो तकनीक है ये किसका, ये साइंस के आधार पे है। टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, वर्तमान का युग आपको पता है कि क्या है, एक टेक्निकल युग है, टेक्नोलॉजी युग है, जिसमें आप विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के प्रयोग करते हो। कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, डायस्कोप हो गया, इनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। तो ऑफिस महोदय ने क्या बोला कि तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। तकनीकी क्या है, विज्ञान का कला में प्रयोग होता है। तकनीक का आधार ही क्या है, विज्ञान है। नेक्स्ट आपके राइटर आए, कौन आए, जैक्विटा ब्लूमर आए। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बोला कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक उद्देश्य में प्रयोग मात्र है। क्या बोला, जैक्विटा ब्लूमर ने बोला कि जो तकनीकी है, जो टेक्नोलॉजी है, ये क्या है, वैज्ञानिक सिद्धांत का व्यवहारिक उद्देश्य में प्रयोग मात्र क्या कहलाता है, तकनीकियाँ, टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो आइए शैक्षिक तकनीक के बारे में अब थोड़ी इसका हम क्या हिस्ट्री जान लेते हैं, ठीक है। जो इसका इतिहास है उसके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन बनने की संभावना है। आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे पहले शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो आपको बता देता हूं। तो इसका प्रयोग सन 1926 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका के ओहियो, ठीक है, ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में एक शिक्षण मशीन द्वारा, जिसका नाम क्या था, सिडनी प्रेसी महोदय द्वारा किया गया था, ठीक है। इतना याद है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है आपको। अगर शैक्षिक तकनीक का हिस्ट्री पूछेगा तो इस शब्द का शैक्षिक तकनीक का प्रयोग कब, 1926 में सबसे पहले कहाँ, अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय के एक शिक्षण मशीन द्वारा, ठीक है, सिडनी प्रेसी द्वारा किया जाता है। तो महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं आपको पीडीएफ आपको दूंगा। 1926 में तो कहाँ, अमेरिका के कहाँ, ओहियो विश्वविद्यालय में सिडनी प्रेसी द्वारा हुआ। बाद में 1900, इसके पश्चात अगर बात करें तो 1930 से 40 ईस्वी में लगभग लैम्सडेन तथा ग्लेजर आदि तकनीकी वेत्ताओं ने कुछ विशेष प्रयास किए। 1926 में सिडनी प्रेसी द्वारा अमेरिका के ओहियो विश्वविद्यालय में हुआ। उसके पश्चात 1930 4 साल बाद, 1926 में अमेरिका में, उसके 4 साल बाद 1930 से 40 में, लगभग बोल रहा है, ठीक है, एक्यूरेट डेट नहीं है, लगभग है, लैम्सडेन और तथा ग्लेजर नाम के व्यक्तियों ने किया और कुछ विशेष इन्होंने
प्रयास किए। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर बात करूं शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में तो सन 1950 ईस्वी में हुआ। सबसे महत्वपूर्ण कार्य 1950 ईस्वी में किसके द्वारा? बीएफ स्किनर द्वारा। ठीक है, बीएफ स्किनर द्वारा किया गया। हमने सीखने के नियम में हमने बीएफ स्किनर का भी एक नियम सीखा था। आप मुझे बताना बीएफ स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था? आपके सिलेबस में है, कुत्ते पे किया था, बिल्ली पे किया था, कबूतर पे किया था, किस पे प्रयोग किया था बीएफ स्किनर ने? तो उन्हीं बीएफ स्किनर ने, एक मनोवैज्ञानिक है, कहाँ के हैं बीएफ स्किनर आप मुझे बताएंगे। तो 1950 में इन्होंने क्या किया? जानवरों पर परीक्षण किया और उसके पश्चात इन्होंने क्या किया? एक अभिक्रमित अनुदेशन पद्धति का क्या किया? विकास किया। किसने? बीएफ स्किनर ने। कब? 1950 में, 1950 में। किस पे? जानवरों पे प्रयोग करके। इसी के अनुरूप देखो, इसी के अनुरूप इंग्लैंड में किसने? बाइनमोर ने। ठीक है, बाइनमोर ने सन 1950 ईस्वी में शैक्षिक तकनीक का सबसे पहले प्रयोग किया। इंग्लैंड में किसने किया? इंग्लैंड में किसने किया? बाइनमोर नाम के मनोवैज्ञानिक ने किया। कब किया? 1950 में किया। जब भारत में किसने किया था? सॉरी, जब किसने किया था? 1950 में किसने किया था? 1950 में बीएफ स्किनर ने किया था। तब इंग्लैंड में ब्रायनमोर नाम के व्यक्ति ने भी सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। आगे आपका है कि इस प्रकार शैक्षिक तकनीक का आरंभ 1950 के पश्चात अमेरिका तथा रूस में हुआ। 1950 में अमेरिका तथा रूस में इसके बाद शैक्षिक तकनीक का विकास आता है। अगर मैं पूछूं शैक्षिक तकनीकी आईसीटी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या आता है तो मैं आपको बता दूं क्या आता है। तो सबसे पहले आपका रेडियो। आप मुझे बताना कि रेडियो श्रव्य साधन है या दृश्य साधन है? श्रव्य साधन है या दृश्य साधन है? फटाफट कमेंट में बताएंगे। टेप रिकॉर्डर हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, क्लोज सर्किट टेलीविजन हो गया, वीडियो टेप, ऑडियो विजुअल ऐड हो गया। ठीक है, आदि किसके अंतर्गत आते हैं? आईसीटी के अंतर्गत जो ये साधनों का हम प्रयोग करते हैं। रेडियो क्या है? रेडियो केवल एक श्रव्य साधन है। क्या है? श्रव्य साधन है जिसमें आप खाली सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर भी क्या है? ये श्रव्य साधन है। ठीक है, टेलीविजन आपका देखो, टेलीविजन आपका क्या है? आप देख भी सकते हैं वीडियो और सुन भी सकते हैं। तो जिसे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, वो आएगा श्रव्य और दृश्य में। कंप्यूटर का है, कंप्यूटर भी आपका श्रव्य दृश्य है। क्लोज सर्किट टेलीविजन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, और वीडियो टेप क्या है आप मुझे बताएंगे। एडुअल ऑडियो विजुअल एड्स ये किसके अंतर्गत आते हैं आप मुझे बताएंगे। आगे देखो 1966 में, सन 1966 में अमेरिका में विश्वविद्यालयों की शिक्षा विज्ञान एवं विज्ञान विभागों द्वारा शैक्षिक तकनीकी की एक राष्ट्रीय परिषद जिसे एनसीईटी की भी स्थापना होती है। कब? 1966 में। किसमें? अमेरिका के विश्वविद्यालय के शिक्षा मनोविज्ञान एवं विज्ञान के विभाग द्वारा एनसीईटी की भी स्थापना होती है 1966 में। वहीं बात करूं तो भारत में क्या बोला है? देखो, भारत में विज्ञान एवं तकनीकी का उपयोग सर्वप्रथम सेना व सुरक्षा कार्यों के लिए किया गया था। आप मुझे बताना कि प्रमुख दो क्या हैं हमारे देश के? प्रमुख दो क्या है? सजग प्रहरी हैं। ठीक है, प्रहरी है, उनका नाम आप मुझे बताना। प्रहरी, दो सजग प्रहरियों का नाम आप मुझे बताना। भारत में अगर विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ तो वो किसके लिए? सेना एवं सुरक्षा कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया गया। 1966 में भारत में सर्वप्रथम एक भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन IPAL, ठीक है, सर्च करना आप मुझे, एक्टिविटी मेरे साथ करते हुए चलोगे। IPAL का आप पूरा नाम बताएंगे। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ IPAL की स्थापना की गई कब? 1966 में। कहाँ? भारत में। भारतीय अभिक्रमित अनुदेशन संगठन बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे? IPAL को। ठीक है, मेरे साथ एक्टिविटी करेंगे। अगर बात करूँ शैक्षिक तकनीकी का अर्थ की बात करें तो क्या इसका अर्थ हो जाता है? शैक्षिक तकनीकी शिक्षण तथा सीखने में आधुनिक विधियों व प्रविधियों का क्या है? क्रमबद्ध प्रयोग को हम क्या बोलते हैं? शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। GOM लेथ ने एक परिभाषा दी। इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं लेकिन आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिभाषा बन रही थी तो हमने आपके लिए ऐड कर दिया। GOM लेथ ने क्या बोला कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दिशाओं में वैज्ञानिक का प्रयोग है जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कुशलता में वृद्धि करके उसे प्रभावशाली बनाया जाता है। तो GOM लेथ ने क्या बोला कि जो शैक्षिक तकनीकी है, जो क्या है, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? सीखने और सिखाने में। ठीक है, जो शिक्षक आपको सिखा रहा है, ठीक है, जो आप सीख रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, वीडियो देख रहे हैं, तो ये किसके द्वारा? ये शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ही संभव है। सीखने और सिखाने में ये क्या करता है? दिशा प्रदान करता है जिससे शिक्षण और प्रशिक्षण के माध्यम को और
और क्या बनाया जाता है, प्रभावशाली बनाया जा सकता है। एक आते हैं आपके हिलाल्ड जेनसन महोदय आते हैं, इन्होंने शैक्षिक तकनीकों के 4 उद्देश्य बताए। ठीक है, इन्होंने 4 भागों में बांटा, उद्देश्य 4 बताए। इन्होंने पहला बोला कि सूचनाओं का बोध प्रेक्षण करना, जो सूचनाएं हैं उनका क्या करना है, प्रेक्षण करना है। इन्होंने भूमिका विधियों का प्रयोग करना है, जो भूमिका विधियां हैं उनका प्रयोग करना है। विशिष्ट दक्षता एवं कौशलों की प्राप्ति के लिए सहयोग करना है। और अंतिम में आपका पृष्ठ पोषण के क्षेत्र में योगदान देना क्या है, शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख 4 उद्देश्य होते हैं। शैक्षिक तकनीकी के सहायता से शिक्षण रुचिकर, सुगम, सजीव, बोधगम्य एवं वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनता है। देखो आईसीटी का अगर जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी, जो शिक्षण है, जो शिक्षण विधा है, जो आपको सिखाने में, ठीक है, सिखाने में जो शिक्षण गया है शैक्षिक तकनीकी द्वारा इसके रुचिकर होता है, आपको जिज्ञासा पैदा होगी। ठीक है, सुगम बनाया जाता है, सजीव बनाया जाता है, बोधगम्य बनाया जाता है, वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक बनाया जाता है। किसके द्वारा, आईसीटी या शैक्षिक तकनीकी के द्वारा। देखो शैक्षिक तकनीकी का भी संबंधित 3 प्रोसेस से है, जिसमें एक अदा आता है, एक प्रक्रिया आता है, एक प्रदा आता है। तो 3 इसमें क्या है, 3 प्रोसेस इसके द्वारा होती है, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। इसके 3 क्या हैं, प्रोसेस हैं, प्रक्रिया है। आगे बात करो शैक्षिक तकनीकी के 3 घटक अगर बात करूँ इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी परिचर्चा की है। व्यवहार तकनीकी, जो व्यवहार तकनीकी इसके बाल केंद्रित होगा, जो व्यवहार तकनीकी है इसके सेंटर में कौन होगा, इसका लोकस ऑफ कंट्रोल कौन होगा, बालक होगा, चिल्ड्रन होगा, बाल केंद्रित होती है शैक्षिक व्यवहार तकनीकी। ठीक है, अनुदेशन तकनीकी सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, हमने बताया था बीएफ स्किनर ने, कब, 1950 में। एक्टिविटी करो, हमने पहले परिचर्चा की, जिसे हम क्या, इसके अंतर्गत आता है हार्डवेयर उपागम। हार्डवेयर उपागम मतलब जिसमें मशीनों का प्रयोग किया था। हार्ड मतलब क्या होता है, हार्ड मतलब होता है कठोर, इसे क्या बोलते हैं, कठोर तकनीकी भी बोलते हैं, या शैक्षिक तकनीक प्रथम तकनीकी का कठोर उपागम या क्या हार्डवेयर उपागम कहते हैं, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अभी हम उनके बारे में भी परिचर्चा करेंगे। शिक्षण तकनीकी, तीसरा आपका शिक्षण तकनीकी, जिसमें क्या आता है, शिक्षक आता है, पाठ्य वस्तु आता है और बालक आता है। और पाठ्य वस्तु के 4 सोपान बताए गए हैं। पाठ्य वस्तु के क्या 4 सोपान बताए हैं, जिसमें आपका प्लानिंग हो गया, ठीक है, आपका पहला प्लानिंग हो गया, दूसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तीसरा आपका लीडिंग हो गया, चौथा आपका कंट्रोलिंग हो गया। प्लानिंग को हिंदी में बोलते हैं नियोजन, और ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं व्यवस्था करना, और आपका लीडिंग को बोलते हैं मार्गदर्शन, जिसे आप गाइड करना भी बोल सकते हैं, और नियंत्रण को बोलते हैं कंट्रोल करना। आप इसे क्या POLI ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, पोली से आप याद कर सकती हो। P प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजेशन, L आपका क्या लीडिंग, और I और सी आपका क्या है, कंट्रोलिंग है, सी होगा ये। ठीक है, आई ये POLC होगा। ठीक है, इसे सुधार लेना, POLC होगा। P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजेशन, L मतलब लीडिंग, C मतलब आपकी कंट्रोलिंग है। ये पाठ्य वस्तु के 4 सोपान है। और शिक्षण में देखो, शिक्षण 3 प्रकार से, लागत, प्रक्रिया और उत्पादन द्वारा किया जा सकता है, संभव है। ठीक है, आगे चर्चा करें तो अगर शैक्षिक तकनीकी के स्वरूप की बात करें तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम हार्डवेयर, ठीक है, जिसे कठोर उपागम बोलते हैं। शैक्षिक तकनीक को द्वितीय सॉफ्टवेयर उपागम कहते हैं। 3 इसके भाग होते हैं, आप जिसे हार्डवेयर उपागम, सॉफ्टवेयर उपागम और प्रणाली विश्लेषण उपागम के नाम से जानते हैं। जो हार्डवेयर उपागम है इसे शैक्षिक तकनीकी प्रथम या हार्डवेयर उपागम या कठोर शिल्प के नाम से भी आप जानते हैं। और दूसरे को आप शैक्षिक तकनीकी प्रथम, द्वितीय सॉफ्टवेयर उपागम या मृदुल उपागम के नाम पे जानते हैं। तीसरा आपका क्या है, प्रणाली विश्लेषण है। अब हम इनके बारे में परिचर्चा करेंगे। कठोर मतलब क्या बताया हमने, जिनमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या आ जाता है, चलचित्र आ जाता है, ग्रामोफोन आ जाता है, रेडियो हो गया, और टेप रिकॉर्डर हो गया, बंद सर्किट हो गया, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक वीडियो टेप रिकॉर्डर, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत आएंगे। किसके, हार्डवेयर जिसे आप कठोर उपागम कहते हैं। आप मुझे बताना, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से किस किस वस्तु को आप क्या शैक्षिक तकनीकी के हार्डवेयर उपागम के अंतर्गत रखेंगे या कठोर उपागम के अंतर्गत रखेंगे, या आपसे पूछ लेगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से क्या हार्डवेयर उपागम का क्या है स्वरूप है, उसका क्या है एक अंग है, या पूछेगा उसका क्या एक वस्तु है, या उसका क्या है एक
क्या है, एक वस्तु है पूछ लेगा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन होंगे चलचित्र हो गया, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, बंद सर्किट, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, मतलब कि जिसमें मशीनों का प्रयोग किया जाता है, यह आपका किस में आ जाएगा, हार्डवेयर में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय सॉफ्टवेयर उपागम, जिसे आप अनुदेशन तकनीकी के नाम से जानते हैं, शिक्षण तकनीकी के नाम से जानते हैं, व्यवहार तकनीकी के नाम से जानते हैं। व्यवहार में हमने बोला कि बालक, लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होगा, बालक होगा, बालक क्या होगा, सेंट्रल में होगा। अनुदेशन तकनीक का प्रयोग सबसे पहले 1950 में बीएफ स्किनर ने किया था, हमने बताया था। शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी के नाम से इसे जाना जाता है। देखो मशीनों का प्रयोग, इसमें क्या मशीनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें शिक्षण तथा सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग होता है। हमने कठोर में पढ़ा था, हमने हार्डवेयर में पढ़ा था कि उसमें मशीनों का प्रयोग होता है। हमने टेलीविजन, बंद सर्किट हो गया, और ग्रामोफोन हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है। और हमने रेडियो के बारे में चर्चा करी था, वो हार्डवेयर के उपागम थे। अगर हम इसके सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें देखो मशीनों का प्रयोग नहीं होगा, इसमें शिक्षण होगा। किसके द्वारा, इसमें किसके द्वारा, शिक्षक द्वारा सीखने के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मतलब जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट कौन होगा, मनुष्य ही होगा। हार्ड कौन होगा, मशीनें हार्ड होती हैं। तो कठोर शिल्प उपागम को हम एक डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे, आप देखो इससे और अच्छे से समझ जाओगे। इसे हम HA बोलते हैं, मतलब हार्डवेयर अप्रोच इसे बोल सकते हैं, कठोर शिल्प उपागम बोलते हैं। सर्वप्रथम इसका उपयोग कब किया गया, बताओ मुझे। इसका उपयोग सर्वप्रथम 1964 में किसके द्वारा, 1964 में किसके द्वारा किया गया था, तो लूम्सडेन द्वारा क्या, कठोर शिल्प उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, दृश्य उपागम, श्रव्य उपागम, श्रव्य दृश्य। दृश्य मतलब जिसे हम खाली देख सकते हैं, जैसे भारत का नक्शा, ठीक है, ग्लोब हो गया। और दृश्य मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे प्रोजेक्टर हो गया, फिल्म प्रोजेक्टर, कंप्यूटर हो गया, और एपिडाइस्कोप। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन दृश्य उपागम का एक क्या है, उपागम है, दृश्य के अंतर्गत आने वाला क्या है, यंत्र है, तो एपिडाइस्कोप आपका हो जाएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। आपका स्टेटमेंट बना के देगा। क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे उनके बारे में भी हम परिचर्चा करेंगे। दूसरा आपका श्रव्य, जिसे हम सुन सकते हैं, रेडियो और टेप रिकॉर्डर, इन्हें हम खाली सुन सकते हैं, चित्र नहीं दे सकते हैं। तीसरा आपका आता है जिसके अंदर आपका श्रव्य दृश्य दोनों आ जाते हैं, जिसमें अगर बात करो तो फिल्म हो गया, चलचित्र हो गया, वीडियो टेप हो गया, टेलीफोन हो गया, ये किसके अंतर्गत, दृश्य मतलब आप देख सकते हैं, श्रव्य मतलब आप सुन सकते हैं, ठीक है। श्रव्य आप सुन सकते हैं, दृश्य आप देख सकते हैं। श्रव्य उपागम में खाली रेडियो और टेप रिकॉर्डर आता है, जिसे आप खाली सुन सकते हैं। और दृश्य उपागम में खाली प्रोजेक्टर हो गया, जिसे आप खाली देख सकते हैं, फिल्म प्रोजेक्टर हो गया, कंप्यूटर और क्या, एपिडाइस्कोप। देखो कंप्यूटर को आप क्या श्रव्य भी बना सकते हो, इस पर आप अगर बॉक्स लगाएं, ठीक है, आप क्या एम्पलीफायर वगैरह लगाएं या आप साउंड बॉक्स का प्रयोग करें, तो आप फिर क्या कंप्यूटर को दृश्य और किसके रूप में, श्रव्य के रूप में कर सकते हैं। और जो जनरली आपको प्राप्त होता है वो खाली किसके रूप में, ये दृश्य के रूप में प्राप्त होता है। ये आप हार्डवेयर समझ के अब हम जानेंगे ऐसे के बारे में, जिसे आप सॉफ्टवेयर अप्रोच बोलते हैं, कठोर शिल्पोपागम के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, बीएफ स्किनर ने किया था। बीएफ स्किनर ने जिन्होंने क्या अभिक्रमित अनुदेशन का भी क्या स्थापना की थी, उनका गठन किया था, उसका प्रयोग किया था 1950 में। उन्हीं के द्वारा कठोर शिल्पों का उपागम बीएफ स्किनर के द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो इसके अंतर्गत आ जाता है प्रदर्शन हो गया, ठीक है, प्रदर्शन जिसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, जो आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, ठीक है। चौक हो गया, आरेख तथा चित्र हो गए, बुलेटिन बोर्ड सूचना होगी, और क्या फ्लैनेल बोर्ड कार्ड हो गया, ये किसके प्रदर्शन के अंतर्गत आ जाएंगे सॉफ्टवेयर में। दूसरा आपका इसमें ग्राफिक्स आते हैं, जिसमें ग्राफ हो गए, मानचित्र हो गए, पोस्टर्स हो गए, पुस्तकें हो गई, चार्ट होगी। तीसरा आपका त्रिआयामी होता है, जिसमें क्या होते हैं, वास्तविक पदार्थ के नमूने होते हैं, और आपके प्रतिमान आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों समझ के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है, सबसे पहले इनका प्रयोग क्या क्या आता है। तो देखो शैक्षिक तकनीकी से जितना महत्वपूर्ण आपके लिए बनने वाला था, उनके बारे में हमने परिचर्चा की है। अब हम परिचर्चा कर लेते हैं आपके जनसंचार के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण ही फैक्टर हमने संलग्न किए हैं। ये जनसंचार 3 शब्दों से मिलकर बना है। आपसे पूछेगा लेकिन आप खाली इसमें क्या जन और संचार, आप बोलो कि सर ये तो 2 शब्दों से बना है, नहीं, मैं बताऊंगा ये आपके 3 शब्दों से बने हैं, जिसमें
जन प्लस संचार प्लस माध्यम, 3 इसके क्या होते हैं, शब्दों से बना है। आपसे पूछेगा जनसंचार कितने शब्दों से बना है, तो आप जनसंचार से, आप देखो शब्द से तो आपको लग रहा है 2 शब्दों से ही बना है, लेकिन एक्चुअल बात 2 नहीं है, ये 3 शब्द हैं। याद रखना, जन प्लस संचार प्लस माध्यम, ठीक है। अर्थ क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, जिससे आप उसकी बोली भाषा को समझ पा रहे हैं, उसके विचारों को समझ पा रहे हैं, तो उसे हम जनसंचार बोलेंगे। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, ठीक है, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप इसके अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या है, जनसंचार है कि एक या एक। लेकिन ये क्या है, ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आप मेरे आमने सामने होते, हमारे आमने सामने वार्तालाप होती, ठीक है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा। आप मुझे क्या देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ठीक है, मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अप्रत्यक्ष रूप से जनसंचार हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं का आदान प्रदान क्या जनसंचार कहता है। मीडिया शब्द, ये किसका, अंग्रेजी का मीडिया का हिंदी रूपांतरण है। मीडिया शब्द लैटिन भाषा के मीडियस से निकला हुआ, किससे निकला है, लैटिन भाषा का। मीडिया, आपसे पूछेगा निम्नलिखित में मीडिया किस शब्द है, ग्रीक भाषा है, यूनानी है, लैटिन है या हिंदी भाषा है, तो ये लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा के मीडियस से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है बिटवीन। बिटवीन मतलब मध्य में, बिटवीन मतलब मध्य में इसका अर्थ होता है। देखो मार्शल मैकलुहान ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि संचार मनुष्य के लिए वह साधन है जो उसे उन लोगों तक प्रभावित करने योग्य बनाता है जो उसके आमने सामने संपर्क नहीं है। देखो क्या बोला, मैं किसने, मार्शल मैकलुहान ने क्या बोला कि संचार मनुष्य के लिए वह साधन है जो उसे उन लोगों तक प्रभावित करने योग्य बनाता है जो उसके आमने सामने संपर्क में नहीं है। आप मेरे आमने सामने नहीं है, ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। दो संप्रेषण क्या है, तो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जो आपके आमने सामने है, आप मेरे आमने सामने नहीं है। मेरे सामने क्या है, मेरा सिस्टम पड़ा हुआ है जिसमें मैं आपको वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, आप वीडियो PDF देख पा रहे हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से हो पा रहा है। अगर आप और मेरे सामने वार्तालाप एक क्लासरूम में होती है तो प्रत्यक्ष रूप से आप हमारा क्या होता है, संचार माध्यम होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं प्रिंटिंग, जिसे आप मुद्रण बोलते हैं, इसका विकास सबसे पहले कहाँ हुआ, चीन में हुआ, ठीक है, चाइना में। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम मुद्रण का विकास किया, तो मुद्रण मतलब प्रिंटिंग का विकास किया, तो चीन ने किया, ठीक है। प्रिंट मीडिया का इतिहास लगभग कितना, 3000 वर्ष ईसा पूर्व है, ठीक है। प्रारंभ होती है कहाँ से, मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे भारत की सभ्यता थी, ठीक है, हमारे देश की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, इंडस वैली हो गया, ठीक है, तो वैसी विदेशी सभ्यता में आती है आपकी क्या, मेसोपोटामिया की सभ्यता से किसका, प्रिंट मीडिया का इतिहास का पता चलता है, लगभग 3000 वर्ष ईसा पूर्व, ठीक है, वर्ष ईसा पूर्व। बाद में चीन में कागज का आविष्कार हुआ, बाद में उसके बाद क्या हुआ, चीन में कागज का आविष्कार हुआ, जिसका निर्माण पेपाइस या सरकंडा पौधे से किया गया था। आपसे पूछ लेगा कि सबसे पहले कागज के आविष्कार में किसका प्रयोग किया गया था, तो किसका, तो पेपाइस या सरकंडा पौधा का इसमें प्रयोग किया गया था सबसे पहले, कहाँ, चीन आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। स्टाल बना लेना, आपसे पूछ लेगा कि बताना कि सबसे पहले कागज के आविष्कार में किस वस्तु का या किस पौधे का प्रयोग हुआ था, तो पेपाइस या सरकंडे का पौधे का इसमें प्रयोग किया गया था। भारत में सामूहिक रूप से प्रतिलिपि बनाने का प्रमाण 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता आप जानते हैं इंडस नदी के आसपास फलीभूत सभ्यता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में आप मोहनजोदड़ो की सभ्यता जानते हैं, उसका ही परिवर्ती नगर था, ठीक है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता, और किस नाम से जानते हैं आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो 5000 वर्ष ईसा पूर्व में इसका उदय माना जाता है, कब से, सिंधु घाटी सभ्यता से। देखो सबसे प्राचीन सुरक्षित लकड़ी के ब्लॉक से मुद्रित प्रिंटेड वस्तु चीन से प्राप्त हुई। सबसे प्राचीन सुरक्षित लकड़ी के ब्लॉक से जो मुद्रित प्रिंटेड है कहाँ से प्राप्त हुई, तो चीन से प्राप्त हुई थी, जो होंग वंश में 220 ईसा पूर्व से पहले के माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें क्या मिलते हैं, ब्लॉक से मुद्रित प्रिंटेड मिलते हैं, तो चीन से प्राप्त हुए। किस वंश, जो कहाँ, हॉन वंश 220 ईसा पूर्व से पहले के थे, उनके शासनकाल के माने जाते हैं, जिसमें एक रेशम के वस्त्र पर फूलों
की 3 रंगों से प्रिंट मुद्रित किया गया है। ठीक है, उसमें क्या मिला है, एक रेशम का कपड़ा मिला है जिसमें क्या फूलों को 3 रंगों से सजा के रखा गया है। ऐसा हमको होंग वंश के 220 ईसा पूर्व के प्रमाण मिलते हैं। कब, चीन से हमें मिलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है ब्लॉक प्रिंटिंग मुद्रण। अरबी में से क्या बोलते हैं, अरबी में 9वीं शताब्दी में इसे तर्स के नाम से जाना जाता था। आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से तर्स को किस नाम से जाना जाता था, या ब्लॉक प्रिंटिंग का को अरबी में किस नाम से जाना जाता था। अरबी को तर्स नाम से जाना जाता था। देख लो, आपके लिए अंडर रूट मारा है, इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्लॉक प्रिंटिंग मुद्रण है से अरबी में 9वीं शताब्दी में तर्स के रूप में, ठीक है, आप मेरे साथ वो लिखते जाना, तर्स के रूप में से जाना जाता था अरबी में। और सन 868 ईस्वी में पूर्ण रूप से प्रिंटेड पुस्तक डायमंड सूत्र, और 10वीं सदी में कन्फ्यूशियन के साहित्य के कुछ सूत्रों के तस्वीर या करीब करीब 4 लाख, ठीक है, मुद्रित प्राप्तियों से प्राप्त हुई है। ठीक है, देखो कब बोल रहा है, 868, ठीक है, 868 ईस्वा पूर्व में पूर्ण रूप से प्रिंटेड पुस्तक हमें डायमंड सूत्र से प्राप्त होते हैं। 10वीं सदी के कन्फ्यूशियन के साहित्य के कुछ सूत्र हमें करीब करीब कितनी 4 लाख मुद्रित प्राप्तियां हमें प्राप्त हुई, जिससे किसके बारे में, प्रिंटेड मुद्रित के बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखो अगर पूछेगा, देखो सन 1040 ईस्वी में प्रथम गतिशील टाइपिंग प्रणाली का आविष्कार चीन में किसके द्वारा, बी सेंग ने किया। ठीक है, बी सेंग ने किया। क्या होता है ये, पोर्सिलियन चीनी मिट्टी का उपयोग करके किया था। ठीक है, सबसे पहले देखो अगर बात करूं, जो टाइपिंग क्या है, टाइपिंग प्रणाली है, तो प्रथम गतिशील टाइपिंग प्रणाली का आविष्कार किसने, चीन द्वारा किया था। चीन किसके द्वारा, चीन में, तो बी सेंग द्वारा। किसकी मदद से, पोर्सिलियन की मदद से। पोर्सिलियन क्या होता है, चीनी मिट्टी होती है, उसके उपयोग से इन्होंने क्या, प्रथम गतिशील टाइपिंग प्रणाली का आविष्कार किया था। और देखो बॉक्जेन लकड़ी का उपयोग करके सन 1298 ईस्वी में अधिक टिकाऊ टाइपिंग मशीन बनाया। उसके बाद कौन आते हैं, बॉक्जेन आते हैं, इन्होंने लकड़ी का उपयोग किया और सबसे टिकाऊ टाइपिंग प्रणाली का आविष्कार किया। कब, 1298 ईस्वी में। आगे देखो रोटरी प्रिंटेड मुद्रण की बात करें तो इसका आविष्कार कहाँ, रिचर्ड मार्च ने कब, सन 1843 में किया गया था। निम्नलिखित में रोटरी प्रिंटेड मुद्रण का आविष्कार किसके द्वारा और कब किया गया, तो किसके द्वारा, रिचर्ड मार्च द्वारा सन 1843 में, 1843 में किया गया था। ठीक है, ऑफसेट प्रेस का विकास 2 संस्करणों में हुआ। जो ऑफसेट प्रेस है उसका विकास 2 संस्करणों में हुआ। पहला इंग्लैंड में हुआ, किसके द्वारा, रॉबर्ट बार्कल द्वारा। कब, 1875 में, 1875 में हुआ। दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, कब हुआ, 1903 में हुआ। तो देखो आपसे पूछेगा कि ऑफसेट प्रेस का विकास कितने संस्करणों में हुआ, 2 संस्करणों में हुआ। पहला आपका इंग्लैंड में रॉबर्ट बार्कल द्वारा 1875 में, दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में 1903 में। आइए आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट है जोसुइट्स मिशनरीज का प्रथम जत्था अगर पूछेगा तो 29 मार्च 1556 को इथियोपिया से रवाना हुआ और 6 सितंबर 1556 को गोवा पहुंचा। ठीक है, देखो क्या पूछेगा, जेसुइट्स मिशनरीज का प्रथम अगर जत्था पूछेगा तो 29 मार्च 1556 को इथियोपिया से निकला और कहाँ, 6 सितंबर 1556 को गोवा पहुंचा। गोवा की राजधानी आप मुझे बताएंगे, ठीक है, फटाफट बताएंगे इसकी राजधानी कहाँ है। भारत में सर्वप्रथम मुद्रित साहित्य पूछेगा तो 6 नवंबर 1556 को प्रकाशित किया गया था। वास्को डी गामा आप जानते हैं भारत कब पहुंचा था, तो 1498। ठीक है, इसने क्या, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी, वास्को डी गामा था। ऐसा नहीं, वास्को डी गामा से भी पहले एक व्यक्ति आ चुका था, ठीक है, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप से वापस चला गया था। आप मुझे नाम बताना कौन आया था, केप ऑफ तक पहुंच के वो वापस चले गया। ठीक है, मौसम खराब हो गया, ये तो वही भाई जाने, ठीक है, ये तो वही जानेगा। ठीक है, आप बताएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इससे पहले पहुंचा था। ठीक है, लेकिन पूरी भारत के केरल के कालीकट पे पहुंचने वाला प्रथम ये कौन बना, वास्को डी गामा बना। इसके आगमन पर, ठीक है, इसके आगमन के 59 वर्षों के बाद प्रथम प्रिंटिंग प्रेस केंद्र कहाँ, गोवा में खोला गया था। कब, 16वीं शताब्दी में। कब खोला, 16वीं शताब्दी में खोला गया। जर्मनी के गुटेनबर्ग में प्रिंटेड प्रेस का आविष्कार 1440 ईस्वी के आसपास किया गया। जर्मनी में के गुटेनबर्ग में कब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पूछेगा तो 1440 के आसपास किया गया था। अब पूछेगा आपसे निम्नलिखित मोकअप क्या है। मोकअप आप पहली बार सुन रहे हैं तो ये क्या है, एक कृत्रिम कार्यशील प्रतिमान को आप क्या बोलते हैं, मोकअप बोलते हैं। मोकअप निम्नलिखित में से मोकअप क्या है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। मोकअप क्या है, एक कृत्रिम कार्यकाली क्या है, प्रतिमान है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए कुछ हम जानेंगे अब रेडियो के विकास के बारे में। जनसंचार में रेडियो भी आता ही है। तो रेडियो का आरंभ संयुक्त राज्य अमेरिका ने
20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में रेडियो का आरंभ किसके द्वारा? संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया। वहीं ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना 1920 में हुई है। ठीक है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना कब? 1920 में हुई थी। भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण पूछेगा आपसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार लगा लेना है। देखिए आपके लिए बॉक्स बना के रखा है तो स्टार बना लेना है। भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण पूछेगा तो 20 अगस्त 1921 को मुंबई में, कहाँ? टाइम्स ऑफ इंडिया भवन में किया गया था। इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। भारत में प्रथम रेडियो प्रसारण कब? 20 अगस्त 1921 मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया भवन से किया गया था। और देखो 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न का आगमन सबसे पहले हुआ। ठीक है, भारत में टेलीविज़न का आगमन कब हुआ? 15 सितंबर 1959 को हुआ था। और सन 1976 ईस्वी को दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। ठीक है, आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कब दूरदर्शन को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया? तो 1976 में जो क्या है दूरदर्शन है इसे ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दिया गया। और सन 1900 ईस्वी में निजी चैनलों का प्रसारण की अनुमति मिल गई। ठीक है, निजी चैनलों को चलाने के लिए, प्राइवेट चैनलों को चलाने की अनुमति कब? 1900 में मिल गई थी। वहीं 2 सजग प्रहरी, हमने पहले बताया कि हमारे समाज के 2 सजग प्रहरी होते हैं, जिसमें पहला आपका जाबाज सिपाही होता है, दूसरा आपका क्या होता है? सशक्त मीडिया होता है। इनका आदर्श वाक्य क्या है? जियो और जीने दो, अच्छा बनो अच्छा करो। ठीक है, ये इनके क्या है? वो आदर्श वाक्य है। तो हमने महत्वपूर्ण आईसीटी के हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो आपको वीडियो देख के पता चला होगा कि हमने जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके ही बारे में परिचर्चा की है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो अपने साथियों में शेयर करें। वीडियो अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जहाँ संसाधनों के अभाव हैं। बाकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सपना आपका साकार हम करेंगे। ठीक है, हाँ मुझे किसी मित्र का या किसी साथी का, किसी स्टूडेंट का कमेंट आया था, सर ये लाइन क्या हो गई? कॉपी हो गई। ठीक है, सपना आपका साकार हम करेंगे। तो मैं उनसे बोलूँगा ये लाइन क्या, तुम ये सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, आपको क्या है पूरी इजाज़त है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा आपके लिए है, आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रही है, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक पोस्ट पानी है और अपने सपनों को साकार करने हैं। और कल के दिन हाँ मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट आज एलटी के पोस्ट में क्या है? कार्यरत है और छात्रों को, ठीक है, अपने देश के छात्रों को आगे बढ़ा रहा है। जुड़ना है, पीडीएफ आपको निःशुल्क कहाँ? टेलीग्राम में मिल जाएगी। सपना आपका साकार हम करेंगे और हमारी मेहनत को भी आपको क्या करना पड़ेगा? साकार करना पड़ेगा। अपने अधिक से अधिक साथियों में वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, उन साथियों तक पहुंचाने की कोशिश करें जो संसाधनों के अभाव में जूझ रहे हैं। ठीक है, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है वहाँ तक इन नोट्स को पहुँचाने की कोशिश करें। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास को संलग्न कर सकते हो। थैंक यू सो मच।